Hello friends, so today we are going to start the second chapter of NCERT class 12th. बेसिकली आपने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था और दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस निकालना सीखा था और उसके बाद आपने एक कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा और मतलब जनरली यू वर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस. इस चैप्टर में हम अपना फोकस फोर्स से शिफ्ट करके अब एनर्जी पे आ जाएंगे. यानी दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विद द एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दोज फोर्सेस. 11th क्लास में हमने एक टर्म डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब था एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन. और आपने दो पोटेंशियल एनर्जीज डिफाइन की थी, potential energy for gravitational force that is mgh and potential energy for spring force that is half kx square. So potential energy उन्हीं forces की define की जा सकती है जो forces conservative in nature है. और पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि electrostatic force is also a fundamental force and it is of conservative nature. कंजर्वेटिव नेचर का मतलब द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द बॉडी, रादर इट जस्ट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट. या दूसरे शब्दों में कहूं, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन एनी क्लोज्ड लूप विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो. तो जो फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं उन फोर्सेस के लिए वी कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी. So there, how we define potential energy, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा. डिफरेंट चार्जेस जैसे लाइन चार्ज, एक रिंग के अलोंग चार्ज, एक पॉइंट चार्ज, मल्टीपल चार्जेस, एक शीट, इन सब के कारण बेसिकली हमें क्या लिखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सेम वेरी बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं जो टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, सबसे पहले जो मैं बोलूंगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, इसको समझो. दिस इज द एनर्जी stored in the form of electric field in the space between the charged particle. यानी अगर मैं बोलूं इफ अगर इस स्पेस में चार्ज पार्टिकल हैं, वैसे तो कई सारे चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, पर लेट मी अज्यूम अगर दो ही चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक Q1 है प्लस एक माइनस, तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण इस स्पेस में आपको पता है क्या क्रिएट हो जाएगा, देयर विल बी तो इन दोनों चार्ज, यहाँ मैंने दो बनाए, चार भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, एक पूरा कंटिन्यूस सिस्टम भी हो सकता है. लेकिन जब भी चार्जेस होंगे तो उन चार्जेस के कारण स्पेस में चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही स्टोर होती है. बाद में आप इसका प्रूफ भी देखोगे. द डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजिशन. सो दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं, ये जो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फैल गई हैं, ये लाइंस, इनकी डेंसिटी ही उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है.
यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा चार्जेस होंगे, ज़्यादा चार्जेस होंगे तो उन चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शंस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा फोर्स लगेंगे, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बड़े होंगे, तो उनका जो वर्क डन होगा, उनके कारण जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से, दिमाग में ये दूसरा दिमाग आता है। ये तो मैंने आपको यह बताया कि ये एनर्जी होती कहाँ है, ये स्पेस में होती है। इट इज़ यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्पेस पे। स्पेस का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। यानी पोटेंशियल एनर्जी जब भी मैं लिखूंगा दो पार्टिकल्स की, तो वो किसका फंक्शन होगी, पोजीशन का। पोजीशन कैन बी आर वेक्टर, पोजीशन कैन बी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट और ऑल ऑफ दीज। तो यहां से हमें पता चल गया कि एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंसेस। सेकेंड, ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, स्टोर कैसे हुई। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है बेसिकली बाय सम एक्सटर्नल मीन्स। मतलब अगर मैं बोलूं एक स्पेस है, उस स्पेस में अगर एक प्लस चार्ज है तो सिर्फ उस अकेले की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि उस प्लस चार्ज को मैं किसी भी पॉइंट पे ले जाऊं मुझे कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला है ही नहीं। आपको हर पॉइंट एक जैसा है, फ्री है, वो फ्री टू मूव है। लेकिन अगर बाय चांस सपोज इस यूनिवर्स के दूसरे कोने में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है उसी के जैसा, और अगर अब मैं अपने चार्ज को उसकी तरफ ले जाऊं, दूसरे वाले चार्ज की तरफ, तब तो मैं उसे फ्रीली नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसको वहां पर ले जाते टाइम रिपल्शन महसूस होगा। तो मुझे उस रिपल्शन को, मुझे यानी एक्सटर्नल पर्सन को उस रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, और वो ओवरकम करने में जो आप फोर्स लगाओगे और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो फाइनली वर्क निकल के आएगा, वो वर्क ही इस एनर्जी का सोर्स है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन टू ब्रिंग दैट चार्ज एट दिस पोजिशंस और एट दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तीसरी पॉइंट, तो पहली बात तो हम ये आइडेंटिफाई तो करें कि भाई एक्चुअली में एनर्जी होती है या नहीं होती है। क्या मतलब स्पेस के अंदर ही एनर्जी स्टोर्ड है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक? हाँ, और ये दिखती भी है। देखो अगर मैं बोलूं ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये फिक्स है, ये एक और पॉजिटिव चार्ज है, ये इट कैन मूव, ये अभी रेस्ट पे है, और ये रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा ऑफ कोर्स। सो इनिशियली जब t इक्वल टू 0 था तब इसकी इनिशियल स्पीड भी कितनी है, 0 है, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो नॉन जीरो है, रिपल्सिव लग रहा है। तो क्या होगा, जैसे आप इसको छोड़ोगे, ये अभी इस पोजीशन पे था, लेट मी कॉल इट एज पोजीशन ए, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये इस पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा, लेट मी कॉल दिस एज पोजीशन पी, टाइम कुछ हो चुका है t ग्रेटर देन 0, और इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। क्यों आ गई होगी वेलोसिटी, क्योंकि इस मोमेंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस फोर्स ने क्या जनरेट किया था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसकी स्पीड 0 से बढ़ा देगा। अगर मैं इसको एनर्जी के शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या थी, 0, और यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है, हाफ mv²। यानी ऑब्जेक्ट ने सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज की है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन आया है, सिर्फ इतना करने से उसकी एनर्जी बढ़ गई। वो तभी हो सकता है जब उसने एनर्जी गेन की हो। यानी उसने कौन सी एनर्जी गेन की, उसने एनर्जी गेन की ड्यू टू चेंजिंग इन पोजीशन, एंड द एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और द एनर्जी बाय द कॉन्फिगरेशन बाय पोजीशन इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पे इसके पास एक टर्म था PE का, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी जो 0 नहीं थी, वो पोटेंशियल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब एक्चुअली में एनर्जी कॉन्सेप्ट इज जस्ट अ मैथमेटिकल वे टू बेसिकली सॉल्व फ्यू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन द फिजिक्स।
एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एनर्जी कहाँ है, कुछ दिख तो रहा ही नहीं है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज के बगल में पॉजिटिव चार्ज रखोगे, रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगी। उसी वेलोसिटी बढ़ने को फिजिक्स में दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी स्टोर्ड है, इस पोजीशन की कुछ एनर्जी है, उस पोजीशन की एनर्जी है। तो जब पार्टिकल इस पोजीशन से उस पोजीशन पे जाएगा तो उसकी एनर्जी में ये पर्टिकुलर चेंज आएगा। बट एक्चुअली में आया क्यों? वो फोर्स लगने के कारण ही। ठीक, तो आप ये समझ लो पहली बात तो ये कि एनर्जी, इस चैप्टर में हम उस फोर्स के ही फिनोमिना को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। वी विल ट्राई टू डिफाइन इट्स वर्क इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। Because why? How can I define its work? Because this is a electrostatic force is a conservative force. So we will definitely going to take advantage of it. We will define its work as its negative of potential energy, and then we will going to solve few complex problems using this very simple concept.